मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टीपन यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटर दिसंबर सन 2021 के लिए उर्दू पेडागोजी के ऐन सिलेबस के मुताबिक सभी टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। इस ज़िम्न में हमने पहले टॉपिक लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन यानी कि ज़बान की आमोज़श और हुसूल याबी को मुकम्मल तौर से डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी मारूजी सवालात पिछले साल पूछे गए हैं सबको डिस्कस कर लिया है। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग सीटेट के उर्दू के सिलेबस के मुताबिक दूसरे बहुत ही अहम टॉपिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यानी तदरीस ज़बान के उसूल तरीक़े को, भाषा शिक्षण विधियों को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को उर्दू पेडागोजी का कंप्लीट नोट्स चाहिए सीटेट के उर्दू सिलेबस के मुताबिक सभी टॉपिक और साथ ही साथ सीटेट उर्दू का पिछले साल का पेपर आंसर की के साथ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 72 75 54 98 90 पर। जब आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको एक सैंपल की पीडीएफ भेजी जाएगी जिसमें हमारे नोट्स किस तरह से बनाए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, सारी डिटेल होगी। और उस पीडीएफ के लास्ट में कुछ आपके प्रोसेस बताए गए होंगे जिसको फॉलो करके आप हमारे पीडीएफ को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तदरीस ज़बान के उसूल तरीक़े यानी कि मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। तदरीस के दौरान ऐसे तरीक़ों को अपनाना जिससे टीचिंग तदरीस आसान हो जाए, बच्चे आसानी से समझ सकें, वही सब तरीक़े कहलाते हैं तदरीस ज़बान के उसूल यानी मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग। तो हमें तदरीस जब करनी चाहिए तो किस तरह से करनी चाहिए। पहला पॉइंट है फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स यानी आसान से मुश्किल की तरफ हमें जाना चाहिए। जब हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करें तो पहले आसान चीज़ें पढ़ाएं। जब आसान चीज़ें बच्चे सीख लेंगे तो धीरे धीरे हम उस आसान को थोड़ा सा लेवल बढ़ाते बढ़ाते मुश्किल बातें भी सिखा सकते हैं। अगर पहले ही मुश्किल बातें पढ़ाएंगे तो इससे बच्चे ऊब जाएंगे, उनका मन बोझल हो जाएगा और फिर जब आसान चीज़ें भी पढ़ाई जाएंगी तो बच्चों के समझ में नहीं आएगा। इसलिए साइकोलॉजिस्ट का मानना ये है, मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग ये है कि हमें हमेशा टीचिंग के दौरान फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स सरल से जटिल की ओर जाना चाहिए। दूसरा है मालूम से नामालूम की ओर यानी कि फ्रॉम नोन टू अननोन जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बच्चों को नाउन पढ़ाना चाहते हैं तो क्या आप डायरेक्ट बच्चों को नाउन की डेफिनेशन पढ़ा देंगे कि नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड नाउन? नहीं, आप उसके आसपास की चीज़ों को जो वो जानते हैं उससे शुरू करेंगे। बच्चों ये क्या है, बच्चे बताएंगे। डस्टर दिखाएंगे बच्चों को तो बच्चे बताएंगे ये डस्टर है। ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है। ये क्या है, कलम है। मैं कौन हूँ, अली हूँ। तो इस तरह से जब आपने बच्चों को वो चीज़ें बताई जो वो पहले से जानते हैं तो अब आप उसी पहले के नॉलेज को बेस बना के वो नॉलेज उनको दे सकते हैं जो बच्चे वो नहीं जानते हैं। आसपास की चीज़ों के नाम बच्चे जानते हैं तब आप बच्चों को पहले एग्जाम्पल दे के क्या करेंगे, आप कहेंगे बच्चों ये जो सभी चीज़ें हैं, ये डस्टर है, चौक है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये अली है, इन सभी चीज़ों के नाम को ही नाउन कहते हैं। तो बच्चे आसपास की चीज़ों के नाम जानते थे लेकिन आपने उनके पहले के नॉलेज को थोड़ा सा इम्प्रूव किया। आपने मालूम से नामालूम की तरफ बढ़ते हुए आपने उनको नाउन की डेफिनेशन पढ़ा दी। तो ये मालूम से नामालूम की तरफ हमें शिक्षण सूत्र का इस्तेमाल करना चाहिए टीचिंग के दौरान। ख़ास तौर से ये जो शिक्षण सूत्र है मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग है फ्रॉम नोन टू अननोन, ये आपका इंडक्टिव मेथड में
इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सभी मेथड आगे आपको बताए जाएंगे। अगला पॉइंट है मकरून से मुजर्रद की तरफ, यानी फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी हमें मूर्त से अमूर्त की ओर जाना चाहिए। जैसे बच्चों को पढ़ाना है फोटोसिंथेसिस, तो आप सीधे फोटोसिंथेसिस पढ़ा देंगे कि सूर्य के प्रकाश में ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है और जो पौधे में पानी होता है उससे अभिक्रिया करके आपका ऑक्सीजन निकलता है और वो ऑक्सीजन हम इंसान लेते हैं, यही प्रोसेस कहलाता है आपका फोटोसिंथेसिस। क्या बच्चे समझ पाएंगे? नहीं, ऑब्स्ट्रैक्ट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बच्चों को दिख नहीं रहा है। ठीक है, वो ऑब्स्ट्रैक्ट है, मुजर्रद चीज़ है। तो आप क्या करेंगे, मकरून से शुरू करेंगे, यानी कि ठोस से शुरू करेंगे, मूर्त से शुरू करेंगे। बच्चों को बताएंगे, बच्चों पेड़ देखा है ना, पौधा छोटा मोटा, हाँ देखा है। पौधे को हम पानी देते हैं ना, बिल्कुल देते हैं। अब जो पौधे को पानी दिया जाता है वो पानी आपकी पौधे की जड़ों से होता हुआ पत्तियों में पहुंचता है। सही बात है। जब पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश आता है और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो सूर्य के प्रकाश में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोसेस करके ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज ही क्या होता है, पौधों का खाना होता है और फिर उससे जो ऑक्सीजन निकलता है वो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो अब जब बच्चे पेड़ देखेंगे, पेड़ में किस तरह से धूप में पेड़ क्या होता है, जल्दी से बड़ा होता है, अगर छांव में रखा जाए तो पेड़ सूख जाता है। ये सभी चीज़ें जब उनको समझ में आएगी तब वो समझ जाएंगे कि हाँ, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसी से पौधों को खाना मिलता है। तो इस तरह से आप मकरून से मुजर्रद की तरफ जाके, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाके आसानी से चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद मुकम्मल से जुज़ की तरफ, ठीक है, फ्रॉम होल टू पार्ट। जैसे आप मान लीजिए ह्यूमन बॉडी के बारे में बताना है तो आप सीधे उसके दिल के बारे में, उसके किडनी के बारे में, ठीक है, नहीं बताएंगे। पहले आप पूरे शरीर को बताएंगे कि मान लो ये ह्यूमन शरीर है। अब ह्यूमन शरीर जो है वो सांस कैसे लेता है, ठीक है, ह्यूमन शरीर में जो पानी है उसको प्यूरिफाई कौन करता है, ठीक है, ये सभी चीज़ें बाद में आप बताएंगे। यानी कि पहले कुल बताएंगे, उसके बाद उसके पार्ट को बताएंगे। ठीक है, पहले ही पार्ट को बताएंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, होल टू पार्ट करना चाहिए। उसके बाद अगला जो है वो मुतय्यन से गैर मुतय्यन है, यानी कि फ्रॉम डिफिनिट टू इनडिफिनिट। कोई चीज़ पहले से मुतय्यन है, डिफिनिट है, तो उसे पहले बताइए। पहले ही इनडिफिनिट चीज़ बताएंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमेशा हमें निश्चित से अनिश्चित की तरफ बढ़ना चाहिए, डिफिनिट टू इनडिफिनिट जाना चाहिए। अगला है नज़दीक से दूर की तरफ। कोई भी चीज़ पढ़ाइए तो नज़दीक की पहले पढ़ाइए और फिर धीरे धीरे दूर की बातों को बच्चों को सिखा दीजिए। तो ये थे मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग, जिसको हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। अब बहुत ही अहम टॉपिक मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, इससे सवाल पूछा जाता है। अब मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग कौन कौन से हैं मैं एक बार आपको बता दूं, फिर बारी बारी से इनको डिस्कस करेंगे। पहला है कवायद तर्जुमे का तरीका, जिसको हम लोग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। दूसरा है बराह रास्त तरीका, जिसको प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। तीसरा है आपका समय लिसानी तरीका, जिसको ऑडियो लिंगुअल मेथड का कहते हैं। उसके बाद है चौथा गुफ्तगू का तरीका, जिसको कम्युनिकेटिव मेथड कहते हैं। उसके बाद कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, ये एक लैंग्वेज स्किल है, लैंग्वेज आपका मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है। उसके बाद है साइलेंट वे, उसके बाद टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, फिर फितरी तरीका, जिसको नेचुरल मेथड कहते हैं। अब इसको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और फिर कुछ अहम पॉइंट्स उसके बाद गुज़िश्ता साल पूछे गए अहम सवालात। तो चलिए सबसे पहले
आपका जो कवायद ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, यानी कि कवायद तर्जुमे का तरीका है, उसको देख लेते हैं। तो कवायद तर्जुमे का तरीका यह ज़बान सीखने का सबसे पुराना तरीका है। सीटेट में पूछा जा चुका है कि ज़बान सीखने का सबसे रिवायती तरीका कौन सा है, यानी सबसे पुराना तरीका तो कवायद तर्जुमे का तरीका है। इससे क्या होता है, इसका इस्तेमाल कब करते हैं, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एक ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान सिखाने के लिए किया जाता है। जैसे उर्दू की मदद से आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें तालिबे इल्मों को हदफ ज़बान, टारगेट लैंग्वेज और कवायद पढ़ने और उसूल याद करने के लिए कहा जाता है। फिर पहली ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान में तर्जुमे का काम दिया जाता है। पहले टारगेट लैंग्वेज के रूल्स और उसके फार्मूले को याद कराया जाता है। फिर आपकी जो पहली ज़बान है, मान लीजिए पहली ज़बान आपकी उर्दू है, तो उर्दू की मदद से दूसरी ज़बान यानी कि अंग्रेज़ी में तर्जुमे का काम दिया जाता है। ये होता है कवायद तर्जुमे का तरीका। ठीक है, इसमें मुअल्लिम का किरदार अहम होता है। मुअल्लिम यानी टीचर इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसमें मुअल्लिम का किरदार अहम क्यों होता है और उसकी क्या क्या चीज़ें और उसमें शामिल होती हैं, तो उसी हिदायत के मुताबिक, यानी किरदार तो मुअल्लिम का अहम होता है, तो उसी हिदायत के मुताबिक आमोज़गार काम करता है और मुअल्लिम उसे बाज़रसी यानी कि फीडबैक देता है। तो कवायद तर्जुमे का तरीका आपने जान लिया। अब बात करेंगे रास्त तरीका, डायरेक्ट मेथड। इससे बहुत बार सवाल पूछा गया है। इस तरीका के तहत दूसरी ज़बान सिखाने के लिए किसी ज़बान की मदद नहीं ली जाती, आमोज़गार को सीधे उसी ज़बान में सिखाया जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा वो कौन सा तरीका है जिसमें ज़बान सिखाने के लिए मादरी ज़बान की मुदाखलत नहीं होती, मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आपका जवाब होगा रास्त तरीका, यानी कि डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। इसमें क्या होता है, जैसे आप अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं एप्पल, तो एप्पल के मानी सेब आप बच्चों को नहीं बताएंगे, सीधे बच्चों को याद करा देंगे कि एप्पल ये होता है, उसकी फ़ोटो दिखा के। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट मेथड। दूसरी ज़बान सिखाने के लिए किसी और ज़बान की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अंग्रेज़ी सिखाने के लिए उर्दू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे अंग्रेज़ी में ही बच्चों को सिखाया जाता है, तो वो होता है रास्त तरीका। इस तरीका से सिर्फ ठोस चीज़ें यानी कॉन्क्रीट चीज़ें ही सिखाई जा सकती हैं। जैसे सेब है, दिखाओ बच्चों ये एप्पल है, ठीक है, एप्पल। तो ये इस तरह से बस ठोस चीज़ें ही बच्चों को सिखाई जा सकती हैं। मुजर्रद तसव्वुरात, ऑब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट जो हैं, अमूर्त जो विचार हैं, उनको सिखाना बहुत मुश्किल होता है। ये तरीका पहली ज़बान की आमोज़िश के लिए मुफीद है। जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसको सिखाने के लिए आपका रास्त तरीका, डायरेक्ट मेथड मुफीद है। ठीक है, उसके बाद है समाई लिसानी तरीका। इस तरीका के तहत बातचीत और मुकालमा के ज़रिए ज़बान सिखाई जाती है, कम्युनिकेशन करके। ठीक है, मुअल्लिम किसी इक़्तिबास को बावाज़ बुलंद पढ़ता है या टेप रिकॉर्डर की मदद से सुनाता है, फिर तलबा की हुसूल याबी की जांच करता है। टीचर पढ़ेगा कोई भी पैसेज या सुनाएगा और फिर बच्चों ने क्या सीखा, क्या कस्ब किया, उसको वो चेक करता है। ज़बान की लेबोरेटरी ने इस तरीके की अफादियत को बढ़ा दिया है। लैब की वजह से ये तरीका जो है वो ज़्यादा प्रचलित हुआ है। इसमें समाअत यानी कि लिसनिंग स्किल का अहम रोल होता है। जब टीचर पैसेज पढ़ेगा, बच्चे सुनेंगे, तो इसमें यानी कि जो समाई लिसानी तरीका है, इसमें लिसनिंग स्किल का अहम रोल होता है। इसमें चारों किस्मों की महारतें जो हैं, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, डेवलप होती हैं। अगला जो तरीका है वो है गुफ्तगू का तरीका, यानी कम्युनिकेशन मेथड। ये तरीका इस बात पर मबनी है कि जैसे सुनकर हमने पहली ज़बान सीखी है, वैसे ही दूसरी ज़बान भी सीख सकते हैं। ये तरीका कह रहा है जैसे हमने मादरी ज़बान सुन के अपनी फैमिली मेम्बर से सीखी है, वैसे ही दूसरी ज़बान भी सीख सकते हैं। इसमें
सीखने का आगाज़ दूसरी ज़बान में गुफ्तगू करके किया जाता है। मुअल्लिम इसमें फैसिलेटर का यानी सहूलत रसां का, ठीक है, सुगम करता का रोल अदा करता है और बातचीत के मौजू का तयन करता है। यानी टीचर टॉपिक चूज़ करता है कि किस टॉपिक पे बात करना है, और इस मेथड में ये माना जाता है कि जैसे हमने पहली ज़बान सुन के नकल करके सीखी, वैसे ही दूसरी ज़बान भी हम सुनकर सीख सकते हैं। इसमें अंदाज़े कद्र का जो मकसद होता है, इवेलुएशन का जो मकसद होता है, वो रवानी यानी कि फ्लुएंसी और दुरुस्तगी यानी कि जो आपकी सही जो आप अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जांच करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गुफ्तगू का तरीका जान लिया। अब कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो इसमें मुअल्लिम का रोल एक मुशीर का होता है। मुअल्लिम क्या करता है, मशवरा देता है। आमोज़गारों को ज़बान सीखने की खुद मुख्तारी की जिम्मेदारी होती है। टीचर बस मशवरा देगा, बच्चे खुद आज़ाद हैं कि वो ज़बान कैसे सीखें। तहफ़्फ़ुज़, इज़हार ख़याल, तफ़रीक, एहतिजाज जैसे मौज़ूआत को तालिबे इल्म अव्वल ज़बान में उनको फ़राहम किया जाता है, जिसे मुअल्लिम दूसरी ज़बान या हदफ़ ज़बान में फ़राहम करता है। ठीक है, यानी कोई एक टॉपिक तालिबे इल्म को पहली ज़बान में फ़राहम करता है, ठीक है, फिर मुअल्लिम उसे क्या करता है सेकेंड लैंग्वेज में, यानी कि जिसमें जो लैंग्वेज सीखी जा रही, जो टारगेट लैंग्वेज है, उसमें वो टीचर उसको पेश कर देता है। कोई भी टॉपिक बच्चों से पूछा जाता है, जैसे कि एहतिजाज का टॉपिक। अब एहतिजाज का टॉपिक बच्चों ने अपनी ज़बान में बताया, टीचर क्या करेगा, उसको टारगेट लैंग्वेज में बच्चों को अवेलेबल करा देगा। ज़बान अव्वल का इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो जाता है और इस तरह से जो टारगेट लैंग्वेज है वो सीख ली जाती है। अब बात करेंगे साइलेंट वे की। तो ये आमोज़गार मरकूज़ तरीका है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्नर सेंटर तरीका है। इसमें मुअल्लिम का रोल एक मुआविन और वसीला का होता है, यानी कि टीचर एक मददगार और रिसोर्स का काम करता है, जो आमोज़गार की ज़रूरतों की तशफ़ी करता है। जो जो उनको ज़रूरत है उनको पूरा करता है। बस यही रोल साइलेंट वे में एक टीचर का होता है। इसमें मुअल्लिम मुतहर्रिक होता है, यानी जो टीचर है वो एक्टिव होता है लेकिन खामोश रहता है। ठीक है, वसीला देता है, एक्टिव रहता है लेकिन खामोश रहता है, और ज़्यादातर आमोज़गार के दरमियान बातचीत को फ़रोग़ देता है। लर्नर्स को कैसे एक दूसरे से बातचीत करना है, कम्युनिकेशन करना है, इंटरेक्शन करना है, इस बात को वो बढ़ावा देता है। अगला जो तरीका है वो है टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स, जिसको हम लोग कुल तबाई रद्द अमल कहते हैं। अब इसको ईजाद किसने किया, तो इस तरीक़ा की ईजाद जेम्स एसर ने किया था। इसमें क्या होता है, इस तरीक़ा के मुताबिक बेहतर आमोज़श के लिए जिस्मानी और ज़हनी तौर पर शामिल होना ज़रूरी है। इनका कहना है कि बच्चे अच्छे से तभी सीखेंगे जब वो जिस्मानी तौर से और ज़हनी तौर से, फिज़िकली और मेंटली दोनों तौर से क्लासरूम में जब शामिल होंगे तभी वो अच्छे से सीखेंगे। इस तरीक़ा में मुअल्लिम क्या करता है, पहले हदफ ज़बान का यानी टारगेट लैंग्वेज का नमूना पेश करके तफ़हीम पैदा करता है। मुअल्लिम की बातों और हिदायतों का जवाब तलबा गैर लफ्ज़ी तौर पर यानी जिस्मानी हरकत से, फिर लफ्ज़ी तौर पर यानी ज़बान के ज़रिए देते हैं। यानी टीचर क्या करता है, कोई भी एक नमूना टारगेट लैंग्वेज में पेश करता है और बच्चे पहले हाथों के इशारों से पहले बताते हैं कि ये होगा, उसके बाद जब वो हाथों का इशारा करके बता लेते हैं फिर वो ज़बान से बताते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हमारा फिज़िकल
रिस्पॉन्स भी काम करता है, हमारे जिस्मानी हरकत भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, दीगर महारतों के मुकाबले समाअत पर यानी लिसनिंग स्किल पर इस तरीक़े कार में ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, कवायद और ज़ख़ीरे अल्फाज पर भी ज़ोर दिया जाता है। तो टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स आपने जान लिया। अब बात करेंगे फ़ितरी तरीक़े की। फ़ितरी तरीक़ा क्या होता है? इस तरीक़े का ईजाद किया था ट्रेसी टेरेल ने। ठीक है, ट्रेसी टेरेल ने फितरी तरीक़ा को ईजाद किया। ये तरीक़ा करके सीखने पर लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड है। इसके मरकज़ में मुअल्लिम या किताबें न होकर तालिब इल्म है, यानी कि ये चाइल्ड सेंटर तरीक़ा है। इस तरीक़ा का नज़रिया है कि तालिब इल्म गलती करके सीखता है। बच्चे गलती करके ही सीखते हैं, यानी गलतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं, आमोजिश का हिस्सा होती हैं गलतियाँ। तो यहाँ पे हमने सीटेट का जो दूसरा टॉपिक है तदरीस ज़बान के उसूल व तरीक़े को डिस्कस कर लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ अहम पॉइंट्स हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम इससे मुतअल्लिक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको हल करेंगे।